हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9th विषय सामाजिक विज्ञान अध्याय 1 मानव एवं पर्यावरण के बारे में। जैसे कि आपने पिछली कक्षाओं में पर्यावरण के बारे में पढ़ चुके हैं, तो आज उसका विस्तृत यानी बड़ा रूप हम अपनी 9th क्लास में पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे क्या पर्यावरण की भारतीय अवधारणा क्या है। तो पहले तो मैं आपको बताती हूँ पर्यावरण के बारे में। पर्यावरण मतलब परि प्लस आवरण। परि मतलब चारों ओर का घेरा और आवरण मतलब जिससे ढका हुआ है, जैसे कि पेड़ पौधे, नदी, तालाब, घर, मकान आदि, ये सब क्या है हमारे पर्यावरण के हिस्से हैं। अब इनकी भारतीय अवधारणा क्या है। प्राचीन काल से हमारे वेद पुराणों में पृथ्वी को हमारी माता का दर्जा दिया गया है। सूर्य, चंद्रमा आदि को पूजा जाता है। और जैसे कि कुछ वृक्ष हैं जैसे तुलसी, पीपल, मावस्या के दिन वट सावित्री व्रत होता है, उसकी वट की पूजा की जाती है। जैसे कि हमने इन चीज़ों को पर्यावरण की वस्तु जो हमारे कहीं ना कहीं हमारे जीवन में हमारा सहयोग करती हैं, हमारे जीवन चक्र में कहीं ना कहीं हमारे काम आती हैं, तो उनको कहीं ना कहीं हम देवताओं का दर्जा देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि वो हमारी जीवन चक्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इसी प्रकार भारतीय अवधारणा क्या है कि भारत में कई तीज, त्योहार आदि पर इन सब चीज़ों को क्या जाता है, पूजा जाता है और इन्हें देवताओं का दर्जा दिया जाता है। जैसे वेदों में, पुराणों में हवन, आहुति, सूर्य देव को अर्घ्य देना, चंद्रमा को अर्घ्य देना, पृथ्वी को अर्घ्य देना आदि चीज़ों की पूजा करना, उनमें विश्वास रखना, उन चीज़ों को अधिक महत्व दिया जाता है। इस प्रकार पर्यावरण में हमारी भारतीय अवधारणा समाहित है या निहित है, और आज से नहीं, ये प्राचीन काल से ही चला आ रहा है। आपने बेटा अपनी मम्मी वगैरह को कभी तुलसी की पूजा करते देखा होगा, पीपल की पूजा करते देखा होगा, या फिर त्रिवेणी जिसे कहते हैं उसकी पूजा करते देखा होगा। तो ये क्या है, हमारी भारतीय अवधारणा कि हम प्रकृति से जो पर्यावरण में हमें निःशुल्क मिला है, तो हम उनकी क्या करते हैं, सम्मान करते हैं और उन्हें पूज्य योग समझते हैं। यानी वो कहीं ना कहीं हमारे लिए महत्वपूर्ण संसाधन है, इनके बिना हमारा जीवन संभव नहीं है। प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक पर्यावरण। अब देखिए प्राकृतिक पर्यावरण क्या है, जो प्राकृतिक से हमें निःशुल्क प्राप्त है। नदी, तालाब, झरने, पेड़ पौधे, खेत खलियान, वनस्पति, ये सब किस में आते हैं, प्राकृतिक पर्यावरण में। अब सांस्कृतिक पर्यावरण क्या होते हैं? पर्यावरण दो प्रकार के होते हैं। एक प्राकृतिक पर्यावरण जिसमें मैंने आपको बता दिए पेड़ पौधे, नदी, तालाब, झरना आदि आते हैं। दूसरा होता है मानव निर्मित पर्यावरण। तो मानव निर्मित जो पर्यावरण होता है, मानव अपनी सुविधा के अनुसार अपनी सुविधा के अनुसार उसे ढाल लेता है। जैसे कि घर, मकान, गांव, शहर, सड़क, पुल, ये सब किस में आते हैं, मानव निर्मित पर्यावरण में। तो ये भी हमारे जीवन चक्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे कि एक मानव समुदाय को रहने के लिए एक बस्ती, शहर आदि की आवश्यकता पड़ती है, तो ये किसने बनाया है, मानव ने बनाया है। तो मानव इस पर्यावरण को क्या बोलेंगे हम, मानव निर्मित पर्यावरण। मनुष्य को ठंड, गर्मी, बरसात आदि से बचने के लिए घर मकान की आवश्यकता पड़ती है, तो किसने बनाया, मानव ने बनाया। तो ये पर्यावरण क्या कहलाएगा, मानव निर्मित पर्यावरण। अब सांस्कृतिक पर्यावरण भी क्या है कि बेटा, ये भी मानव निर्मित पर्यावरण है। सांस्कृतिक पर्यावरण समझते हो आप, जैसे कि हमारे समाज में अलग अलग प्रकार के तीज त्योहार मनाए जाते हैं, अलग अलग प्रकार की पूजाएं की जाती हैं, तो ये हमारी सांस्कृतिक में आता है। जैसे हिंदू दिवाली मनाते हैं, मुस्लिम ईद मनाते हैं, ईसाई क्रिसमस डे मनाते हैं। ऐसे बहुत सारे अलग अलग समाज के अलग अलग संस्कृति होती हैं, वो अपने तीज त्योहार मनाते हैं, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, सांस्कृतिक पर्यावरण कहते हैं। अब आता है हमारा तीसरा पॉइंट, प्राकृतिक पर्यावरण के संसाधन। तो प्राकृतिक पर्यावरण के संसाधन क्या होते हैं, ये प्राकृतिक ने हमें निःशुल्क दिए हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है, प्राकृतिक संसाधन जैसे पहाड़, नदी, तालाब, झरना, खेत खलियान, वनस्पति, वन आदि जो भी प्राकृतिक ने हमें निःशुल्क प्रदान किया है, वो उन्हें प्राकृतिक पर्यावरण कहते हैं। वो प्राकृतिक पर्यावरण के क्या होते हैं, संसाधन होते हैं।
और संसाधन क्या होते हैं, जो हमारे उपयोग में, जो हमारी दैनिक उपयोग में जो हमारे काम में आते हैं उन्हें हम संसाधन कहते हैं। अब देखो कि वृक्ष हमारे दैनिक उपयोग में क्या काम में आ रहा है, क्यों काम में नहीं आ रहा है। वृक्षों से फल प्राप्त होते हैं, फल हमारे लिए कितने उपयोगी हैं। और वनों से हमें जड़ी बूटियाँ प्राप्त होती हैं, वनस्पति प्राप्त होती हैं, लकड़ी प्राप्त होती है। वनों में कई प्रकार के जीव जंतु रहते हैं तो उनसे हमें चमड़ा प्राप्त होता है। कहीं ना कहीं हम वो हमारे लिए सहयोग प्राप्त करते हैं या हमारे उपयोग में आते हैं, तो उन चीज़ों को हम क्या कहते हैं, संसाधन कहते हैं। तो इस प्रकार प्राकृतिक पर्यावरण के संसाधन जो प्राकृतिक ने हमें निःशुल्क प्रदान किए हैं उन्हें प्राकृतिक पर्यावरण के संसाधन कहते हैं। अब हम जानते हैं संसाधन के प्रकार के बारे में। संसाधन 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 प्राकृतिक संसाधन, जो मैंने आपको बता दी है। प्राकृतिक संसाधन पेड़ पौधे, नदी तालाब, हवा पानी आदि। लेकिन प्राकृतिक संसाधन के भी 2 प्रकार होते हैं। नंबर 1 नवीनीकरणीय संसाधन और नंबर 2 अनवीनीकरणीय संसाधन। नवीनीकरणीय संसाधन क्या होता है, जिसका हम उपयोग करने के बाद पुनः उपयोग कर सकते हैं, उसे नवीनीकरणीय संसाधन कहते हैं। और अनवीनीकरणीय संसाधन वो होता है जिसका उपयोग करने के बाद वो समाप्त हो जाता है, उसका हम दोबारा पुनः उपयोग नहीं कर सकते। उसी प्रकार मानव निर्मित संसाधन भी 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है मानव संसाधन। मानव संसाधन में क्या होता है, मानव का खुद का, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, जनसंख्या आदि मानव निर्मित संसाधन मानव संसाधन होते हैं। लेकिन मानव निर्मित संसाधन क्या होते हैं, जैसे भवन, सड़कें, पुल, मकान आदि मानव निर्मित संसाधन होते हैं। ये संसाधन के प्रकार हैं। अब हम पढ़ते हैं मानव और पर्यावरण का संबंध व उसका प्रभाव। मानव और पर्यावरण का आपस में पारस्परिक संबंध है। मानव कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण पर निर्भर है। मानव अपनी ज़रूरतें, जैसे कि कपड़ा कैसे मिलता है बेटा, खेती द्वारा, कृषि द्वारा सूत का उत्पादन किया जाता है, जिससे कारखानों में कपड़ा बनता है, तो वो मानव के कहीं ना कहीं उपयोग में आता है और वो बहुत ज़रूरी है। और भोजन, तो भोजन भी हमें कहाँ से, कृषि से प्राप्त होता है। तो कृषि भी हमारी कहाँ आती है, पर्यावरण में आती है। जल भी पर्यावरण में आता है। और हमें सांस लेने के लिए जो ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, तो वो भी हमें कहाँ से प्राप्त होती है, पेड़ पौधों से प्राप्त होती है। वो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड हानिकारक गैस अवशोषित करते हैं और हमें जीवनदायिनी ऑक्सीजन गैस प्रदान करते हैं। तो कहीं ना कहीं मानव और पर्यावरण का एक पारस्परिक या घनिष्ठ संबंध है। और कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष रूप से मानव किस पर निर्भर है, पर्यावरण पर निर्भर है। तो इस प्रकार मानव और पर्यावरण का आपस में क्या है, पारस्परिक एक संबंध है। अब उसका प्रभाव बताना है, तो मानव ने अपने दैनिक क्रियाकलापों या बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण कहीं न कहीं पर्यावरण का, प्रकृति का छोटे से लेकर बड़े रूप में कहीं न कहीं उसका ह्रास यानी विनाश करता जा रहा है। जैसे बढ़ती हुई आबादी के कारण रहने की ज़रूरत के हिसाब से घर मकान बनते जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं प्राकृतिक जो पर्यावरण में पेड़ पौधे वन हैं उनका विनाश होता जा रहा है। कहीं ना कहीं मानव ने जैसे कारखाने आदि का उपयोग करके जो कारखानों से, चिमनियों से धुआं निकलता है, वायुमंडल में जाता है, तो कहीं ना कहीं वो हमारे वायुमंडल को प्रदूषित करता है। और कारखानों से निकलने वाले जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो कहीं ना कहीं नदी तालाब में जाकर मिलते हैं, तो उससे हमारा जल प्रदूषण होता है। तो कहीं ना कहीं आप देखो तो मानव अपने क्रियाकलापों से पर्यावरण को कैसे कर रहा है, प्रभावित कर रहा है और प्रदूषित भी कर रहा है। अब देखते हैं हम पर्यावरण प्रदूषण प्रकार व प्रभाव। तो पर्यावरण के प्रदूषण के प्रकार कौन कौन से हैं? तो पर्यावरण के प्रदूषण के कई प्रकार हैं, जैसे वायुमंडलीय वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण आदि। अब वायु प्रदूषण कैसे होता है बेटा? जैसे मैंने आपको अभी बताया, कल कारखानों से निकलने वाली चिमनियों से जो हानिकारक धुआं निकलता है तो वो कहाँ जाता है, सीधे वायुमंडल में जाता है। और वो धुआं कैसा होता है, हानिकारक होता है, तो कहीं ना कहीं हमारे वायुमंडल को प्रदूषित करता है। जल प्रदूषण हमारी दैनिक क्रियाकलाप, नदी तालाब में पशुओं को नहलाना, कपड़े धोना या कूड़ा करकट डालना या कारखानों से निकलने वाली गंदगी को प्रभावित करना,
ये सब क्या है, जल प्रदूषण के कारण है। और ध्वनि प्रदूषण, जो कल कारखानों से निकलने वाली ध्वनि आती है ना, ऐसी ध्वनि जो मानव के कानों को प्रभावित करती है, मतलब उसके मस्तिष्क को अनियंत्रित कर देती है। और ध्वनि प्रदूषण और भी कई कारणों से हो सकता है, जैसे परिवहन के साधनों से निकलने वाली ध्वनि से आदि, ऐसी ध्वनि जो हमारे मस्तिष्क को स्थिर ना करे, हमारे कानों को अप्रिय लगे, तो उसे क्या कहते हैं, ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। तो पर्यावरण प्रदूषण और उसके प्रकार के बारे में बता दिया। और प्रभाव क्या होता है, अगर वायुमंडल में ज़्यादा प्रदूषण बढ़ जाएगा तो मनुष्य को, मानव को ना सांस लेने में दिक्कत आने लगेगी। और अगर प्रदूषित जल का हम प्रयोग करेंगे तो हमारे अंदर कई प्रकार के बीमारियां जन्म ले लेंगी और उसका प्रभाव कहीं ना कहीं मानव पर पड़ता है। तो मानव जो अपने क्रियाकलापों से प्रकृति को हानि पहुंचा रहा है, तो प्रकृति को हानि नहीं पहुंचा रहा है, वो स्वयं अपने आप के लिए हानि पहुंचा रहा है। जैसे कि मान के चलो आप, एक धरती माता है तो एक माता के समान समझ के चलो। इसका जैसे जो फाड़ है वो माता का सिर है, झरना है माता की आँखें हैं, और पेड़ पौधे हैं कहीं ना कहीं उनके रोम छिद्र हैं, ऐसे नदियाँ हैं उनके हाथ हैं। अगर आप पेड़ पौधों को हाथ से पटाते हो, नोचते हो, तो किसी व्यक्ति के अगर रोम छिद्र को नोचा जाए तो वो, अगर झरना आप समाप्त करते हो, किसी की एक आंख बंद हो गई, नदियों को आप काट कर छोटी कर देते हो या गंदी कर देते हो, कहीं ना कहीं किसी की एक आंख फूट गई, तो व्यक्ति देखने में कैसा लगेगा, कितना बेकार लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा। और वो धरती माता जो हमारा भरण पोषण कर रही है, तो वो कहीं ना कहीं ऐसे कोई किसी की माँ किसी का भरण पोषण कर रही है, जब वो खुद ही स्वस्थ नहीं है तो वो अपने बच्चों को स्वस्थ कैसे रख पाएगी। तो कहीं ना कहीं अगर आप पृथ्वी को नुकसान पहुंचाओगे तो वो उसका दुष्प्रभाव आप पर ही उल्टा पड़ेगा। तो इस प्रकार पर्यावरण प्रदूषण का प्रभाव किस पर पड़ता है, मनुष्य जाति पर ही पड़ता है। भूमि के बदलते उपयोग व उसका प्रभाव। उसी प्रकार भूमि के बदलते उपयोग, भूमि का कैसे उपयोग, पहले जनसंख्या कम थी तो बस्तियां कम थी, तो बस्तियां कम थी तो क्या होते थे, वन ज़्यादा होते थे, और मनुष्य के ज़रूरत के हिसाब से कारखाने, फैक्ट्री ये भी कम थे, सड़क भी कम थी, तो उसे सब जगह क्या था, हरियाली थी, खेत थे, वन थे, तो पशु पक्षी भी सब अपने मस्त रहते थे और अच्छे से रहते थे सब लोग। लेकिन अब क्या हो गया, बढ़ती हुई आबादी के कारण ये सब चीज़ें क्या धीरे धीरे घटने लगी। जहाँ कृषि की जाती थी वहाँ खेत मकान आदि बनने लगे, या नदियाँ बहती थी वहाँ काट कर छोटे छोटे खेत बना दिए गए, और कहीं कहीं पर तो खेती को साफ करके कारखाने स्थापित कर दिए गए। तो धीरे धीरे भूमि के बदलते उपयोग में उसका प्रभाव किस पे पड़ने लगा, फिर मनुष्य जाति पर पड़ने लगा। तो कहीं और भूमि भी कैसी हो गई है, पहले जो उपज थी, उपज वाली भूमि थी, यानी जिसे आप बोल सकते हैं उपयोगी भूमि, तो अब वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे कैसी होती जा रही है, नष्ट होती जा रही है, बंजर होती जा रही है। तो उसी प्रकार भूमि के बदलते उपयोग से उसके प्रभाव कैसे पड़ रहे हैं, उस पर बेकार पड़ रहे हैं। अगर उस भूमि पर वो प्रभाव बेकार पड़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं मनुष्य जाति पर भी उसके प्रभाव विनाश की ओर जा रहे हैं, या बहुत ज़्यादा अधिक उन्हें नुकसान पहुँचाने वाले पड़ रहे हैं। अब हम देखते हैं इसी पार्ट के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक, जैसे कि अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा क्या होती है बेटा, वायुमंडल की सल्फर डाइऑक्साइड गैस, ये गैस कैसी है, जहरीली गैस, जो जल में घुलकर सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक अम्ल बनाती है। वो ये वर्षा के साथ किस में आ जाता है, पृथ्वी पर आता है, जो मानव जाति, जीव जंतु, फसल, पेड़ पौधे आदि के लिए हानिकारक होती है। अब हम देखते हैं ओजोन छिद्र एवं ओजोन परत क्या है। तो ओजोन परत क्या है, समुद्र तल से 25 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक ओजोन नामक गैस की एक परत है, जो क्या करती है, सूर्य से जो हानिकारक किरणें, कौन सी पराबैंगनी किरणें हैं, उन्हें पृथ्वी पर आने से क्या करती है, रोकती है। लेकिन अब क्या है, इस परत में धीरे धीरे क्या छेद होने लगा है। तो सर्वप्रथम ये छेद अंटार्कटिका महाद्वीप से 1985 में देखा गया था। अब ये छेद किस कारण हो रहा है, तो इसके बारे में आपको बताती हूँ। फ्रिज, एयर कंडीशनर जैसे उपकरणों में काम आने वाले गैस क्लोरोफ्लोरोकार्बन
सी के अधिक प्रयोग के कारण इस परत में क्या धीरे धीरे छेद होने लगा है। ये छेद सर्वप्रथम मैंने जैसा आपको बता दिया अंटार्कटिका के ऊपर 1985 में देखा गया था। अब ये छेद दक्षिण ऑस्ट्रेलिया एवं उत्तरी अमेरिका तथा यूरोप के ऊपर भी फैल गया है। ये क्या करेगा, अब सूर्य से जो हानिकारक किरणें, परावैंगनिक किरणें, ये सीधी पृथ्वी पर छेद के कारण आएंगी, जिससे मानव जाति या जीव जंतु आदि के लिए ये क्या है, बहुत हानिकारक है और इससे कई प्रकार के त्वचा संबंधी रोग भी हो सकते हैं। अब हम देखते हैं इसी अध्याय के सही विकल्प। सही विकल्प में आता है नंबर 1, शोर नापने की इकाई क्या है। तो नंबर 1 पर आता है सेंटीमीटर, ये नहीं है। नंबर 2 पर आता है डेसीबल, तो सही आंसर इसका यही है, डेसीबल। अब दूसरे नंबर पर आता है विश्व का सर्वाधिक शोरयुक्त शहर क्या है। नंबर 1 पर मुंबई, ये गलत है। न्यूयॉर्क, ये भी गलत है। नंबर 3 पे आता है रियो डी जेनियोरी, तो ये इसका आंसर नंबर 3 सही है, रियो डी जेनियोरी। नंबर 3 पे आता है सर्वप्रथम ओजोन छिद्र 1985 में किस क्षेत्र में देखा गया था। तो इसका सही आंसर है अंटार्कटिका। कहाँ पर देखा गया था, अंटार्कटिका में। नंबर 4 पर है पृथ्वी के ऊपर ओजोन परत की स्थिति क्या है। तो नंबर 1 पर जो दे रखा है धरातल से 20 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर, तो ये इसका आंसर सही है। नंबर 5 पे आता है पर्यावरण क्षरण का मुख्य कारण क्या है। तो पर्यटन को बढ़ावा, स्थानांतरित कृषि, भूमि के बदलता स्वरूप आदि सभी इसके क्या है, उपयुक्त में से सभी इसका आंसर सही है। जनसंख्या विस्फोट से क्या आशय है। तो प्रजनन, प्रव्रजन, ये गलत है। जन्म व मृत्यु दर में समानता, ये भी गलत है। भीड़ का बढ़ जाना, ये भी गलत है। लेकिन मनुष्यों की संख्या में निरंतर वृद्धि होना जनसंख्या विस्फोट का आशय है। नंबर 7 पर आता है काटो और जलाओ का संबंध किससे। तो इसका जो नंबर 1 पे आंसर दे रखा ना, स्थानांतरित कृषि, ये इसका सही जवाब है। अब आता है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो वे भौतिक पदार्थ या वस्तु जो मानव के लिए उपयोगी है क्या कहलाते हैं, संसाधन कहलाते हैं। पृथ्वी के 27% भाग पर क्या है, स्थल है एवं 73% भाग पर जल है। विश्व के कुल भूमि क्षेत्र का 21% भाग किससे ढका हुआ है, वनों से ढका हुआ है। एसिड रेन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1873 में किया गया था। बस्तर की डोलोमाइट खदानों से कांगड़े राष्ट्रीय उद्यान को खतरा उत्पन्न हो गया है। ये आपके सही विकल्प और खालिस्तान पूरे हुए। अब आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न और लघु उत्तरीय प्रश्न, इनके आंसर आपकी बुक में से देखकर जो मैंने आपको समझाया समझकर इनके आंसर लिखना है और ये आपका आज का होमवर्क है। लेकिन दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में से मैंने कुछ ही प्रश्न आपके लिए दिए हैं, जैसे कि नंबर 1 का पर्यावरण की अवधारणा बताते हुए मानव एवं पर्यावरण से संबंध समझाइए, तो ये आप आसानी से कर सकते हैं। मैंने इसके बारे में आपको बता दिया है। नंबर 3 पे जो क्वेश्चन है प्रदूषण से क्या आशय, प्रदूषण के प्रकारों का वर्णन कीजिए। नंबर 4 पर जो है संसाधन से क्या तात्पर्य है, संसाधन के प्रमुख प्रकारों का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। और नंबर 6 पर है अधिक जनसंख्या से मानव जीवन को कैसे प्रभावित किया गया है, समझाइए। नंबर 9 पर है जल प्रदूषण से क्या आशय है, भारत में बढ़ती हुई नदी प्रदूषण का वर्णन कीजिए। ये आपका होमवर्क है, आपको अपना होमवर्क फेयर कॉपी में कर चेक कराना है।